is a free body diagram for this scenario कि mg force जो है वो कहाँ लग रही है, that's acting down, weight of the vehicle, and reaction normal force from the ground, normal component वो कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है. Now as the car is moving तो इसकी velocity होगी इस direction में, let's say v. तो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि circular path है, there will be the centrifugal force acting outwards. So in this direction, which is a radially outward direction, this is a centrifugal force acting over here, radially outward. इससे क्या होगा, there will be a tendency to skid. So centrifugal forces causes the tendency to skid. Where? Outwards. And because of which there must be some force acting towards the center. So in this diagram, it is a tendency to skid here because of the centrifugal force. So there must be some real force which must counterattack it and act towards the center. And act towards the center over here. There must be the force. तो हमारे पास forces होती कौन सी है? Normal, tension, mg, यही होती हैं. mg तो कर नहीं सकती क्योंकि वो तो vertically down लग रही है. Normal तो कर नहीं सकती भाई क्योंकि वो तो vertically up लग रही है. Tension कर नहीं सकती, कोई धागा है नहीं, बचा कौन? Friction. And friction hits slipping, skidding. तो skidding कहाँ हो रही है? Radially outward. So the friction acts therefore radially inwards to avoid the skidding. जब तक वो रोक पाए. अब आपको हो सकता है हाई स्पीड से गाड़ी चलाएं तो सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो जाए तो स्किड कर जाएगी. तो हमने तो सेफ स्पीड बतानी है, जैसे रोड पे लगी होती है कि आप इससे ऊपर गाड़ी ना चलाएं नहीं तो एक्सीडेंट की संभावना है. सो इन फॉर नो स्किडिंग कंडीशन, कि अगर हमें स्किडिंग नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? वी विल से द फ्रिक्शन शुड बी डिजाइन्ड मोर. फ्रिक्शन ज्यादा होनी चाहिए. सो फ्रिक्शन, विच फ्रिक्शन? द लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि एक बार फ्रिक्शन जवाब दे गई तो गाड़ी स्किड करेगी. मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है? दैट इज m into v square by r. व्हाट इज v? द स्पीड ऑफ द व्हीकल. डायग्राम में मेंशन है. एंड फ्रिक्शन फोर्स कैसे लिखते हैं? लॉज ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, म्यू इनटू एन. एन किसके बराबर है वो भी डायग्राम से क्लियर है. दैट्स इक्वल टू mg वर्टिकल साइड से. सो दैट्स म्यू इनटू mg. म्यू हमें कितने को पता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. वो भी बढ़िया डिजाइन होना चाहिए. m कैंसल्ड. ओ वेरी गुड. इसका मतलब दिस आइडिया इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर मेक ऑफ द व्हीकल, कि नहीं सेडान गाड़ी या आपकी एसयूवी या ट्रक सबके लिए है, क्योंकि मास तो गया, कैंसिल हो गया है. सो वी हैव v square less than equal to mu rg. So the v becomes less than equal to under root of mu rg, and this is a safe speed for no skidding. नो स्किडिंग. अगर आपकी स्पीड इस वैल्यू से कम आती है, अंडर रूट ऑफ म्यू इनटू आर इनटू जी से. म्यू क्या है? वी नो दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्रिटिकल स्पीड कितनी होगी? इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी. और अगर कहीं आपने v की वैल्यू मोर देन म्यू आर जी कर दी, मतलब आपने बहुत फास्ट गाड़ी चलाई टर्न लेते समय, वैसे चला लो टर्न लेते समय, तो फिर आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी बिकॉज ऑफ द हायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो कि सेफ स्पीड मैक्सिमम कितनी है? तो वी मैक्स कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी. उससे ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलेगी तो स्किड करेगी. तो आपको क्या करना चाहिए? एक तो म्यू हाई रखना चाहिए, एक तो हार हाई रखना चाहिए, आर वैल्यू. और जी भी ज्यादा होनी चाहिए. इसका मतलब माउंटेन्स पे जी कम हो जाता है तो सेफ स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि माउंटेन्स पे जाके ग्रेविटी वीक हो जाती है, हाइट पे जाके तो सेफ स्पीड भी कम हो जाती है. राइट. तो अभी क्या है? म्यू ज्यादा, आर ज्यादा. अगर म्यू भी ज्यादा, आर भी ज्यादा, तो वी मैक्स भी क्या है? वो भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए. ज्यादा आएगा ऑटोमेटिकली. सो फ्रिक्शन मस्ट बी प्रॉपर्ली डिजाइन एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर शुड बी लार्ज. बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बननी चाहिए. डन है जी. एक और पॉइंट को मेंशन करना चाहूंगा कि आपका N1 और ये N2 है. दिस इज N1 एंड दिस इज N2. N1 और N2 का मतलब क्या है कि जो इनर सेट ऑफ व्हील्स हैं, जैसे 4 व्हील्स होती है ना, तो जो इनर सेट ऑफ व्हील्स हैं उनसे ये नॉर्मल N1 है, और ये जो आउटर सेट ऑफ व्हील्स है वो नॉर्मल N2 है. एक्चुअली में 4 होने चाहिए, 4 टायर्स है तो 4 N ऊपर आने चाहिए, पर वो सारे के सारे हमने सेंटर से एज्यूम कर रखे हैं यहां से.
So that is an effective line of action of the normal. वैसे 4 होनी चाहिए, क्योंकि 4 टायर्स है, 4 कॉन्टैक्ट्स होंगे. So ये effective normal है, और वो जो N1 plus N2 है वो हमने mg के बराबर कर रखा है. उस N1 plus N2 को हमने n लिखा हुआ है. Right? So there are 4 points of contact, N1, N2, N3, N4, 4 होने चाहिए. हम उनको reduce करके पहले 2-2 कर देते हैं. लेफ्ट साइड 2 सेट ऑफ व्हील्स, राइट साइड 2 सेट ऑफ व्हील्स, और फिर उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमने n बनाया हुआ है जो कि mg को बैलेंस कर रहा है. इनफैक्ट ये एग्जैक्टली होना चाहिए n1 plus n2 plus n3 plus n4 इक्वल टू mg. फिलहाल ये चारों नॉर्मल सेम है. करेक्ट, इफेक्टिवली n लिखा हुआ है. ये बात बतानी थी क्योंकि आगे जाके हम ऐसा यूज करेंगे, लेफ्ट साइड टायर्स और राइट साइड टायर्स को अलग अलग भी यूज करेंगे कभी. करेक्ट. नाउ this value can be affected. Why they can be affected? They can be affected because of the road conditions. रोड कंडीशन कैसी है हमें नहीं पता, टायर कंडीशन कैसी है हमें नहीं पता. पता चले कोई घर से टायर बिल्कुल घिसे हुए लगा के अपनी गाड़ी में निकल पड़े. दूसरा, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे. क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब बारिश हो सकती है, स्नोफॉल हो सकती है. सो देयर मस्ट बी वेटनेस ऑन द रोड. अच्छा, वेटनेस आ गई मतलब रेनफॉल होगी ना, रेन होगी. सो रेन से क्या होगा, देयर विल बी द वेटनेस ऑन द रोड. वेटनेस ऑन द रोड से क्या होगा, अरे म्यू पे इफेक्ट आ जाएगा. द म्यू इज गोइंग टू डिक्रीज. टायर खराब, ग्रूव्स खराब, म्यू कम. रोड खराब, म्यू कम. क्या होगा, सेफ स्पीड कम हो जाएगी. तो सेफ स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज, and then your vehicle can skid at the lower values as suggested. बोला गया होगा कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक आपके लिए सेफ है, पर अगर ये कंडीशंस खराब हो गई तो फिर क्या होगा, हो सकता है 30 किलोमीटर पर आवर पे या 40 किलोमीटर पर आवर पे भी आपकी गाड़ी स्किड कर जाए, जैसा कि होता है बारिशों में. सो व्हाट डू वी डू, सो वी नीड टू डू 2-3 एफर्ट्स. उनमें से एक एफर्ट जो होता है वो आपके कोर्स में है, बाकी अभी कोर्स में नहीं है. ऐसे एफर्ट्स को हम बोलते हैं शोल्डरिंग द रोड. ऐसे एफेक्ट्स को हम बोलते हैं सुपर एलिवेशंस. और जो हम पढ़ने वाले हैं उस आइडिया को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड्स. से 3 इफेक्ट्स होते हैं. एक होता है शोल्डरिंग इफेक्ट होता है, एक होता है सुपर एलिवेशन. आपने इस तरीके के रोड्स काफी देखी होंगी इस तरीके के रोड्स. इसको सुपर एलिवेटेड रोड्स बोलते हैं. एंड द थर्ड, द इजीएस्ट पार्ट ओवर देयर इज नोन एज अ बैंकिंग, जो कि हम पढ़ने वाले हैं. सो बैंकिंग किस कदर होती है, मैं आपके लिए एक एनिमेशन है. So you must watch this animation to understand how does this banking is there and what's the use of the banking first of all, right? So first of all we will check in जो हमने अभी तक करा. So this is a vehicle which is moving on the road, and as it is moving on the road along the circular path, you can see as it's describing a circle. जैसे मैंने बोला था center हमें पता नहीं होता है पर होता है. So let's assume that red line is towards the center over there. And what happens, the friction force from the wheels is going to act over there. And that's a static friction which is acting towards the center. While the normal from each of the tire as shown acts vertically up, जिसका mean हमने n बना लिया, जो कि क्या करेगा, mg को balance कर लेगा. And that friction force is going to act towards the center, जिसकी maximum value कितनी है, mu into n. n कितना है, mg के बराबर है. And that should be of course greater than equal to the centrifugal forces acting on it. क्योंकि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू जो हुई वो ज्यादा हो गई तो ये अपने पाथ से स्किड करेगा. सो दूसरी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, दिस फ्रिक्शन मस्ट बी एबल टू सप्लाई द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. सो आप सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू रख लो, दैट इज mv²/r. सो द आइडिया विल बी एग्जैक्टली द सेम, और उसके थ्रू आप अपने एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हो सच दैट यू विल गेट द वैल्यू फॉर द म्यू v over there as less than equal to under root of mu rg. But what if you drive at a higher speed than this particular value, right? If you start driving at a higher speed, then what will happen, your vehicle is going to skid from the path. As you can see, the vehicle is now skidded from its path. And then what happens, suppose there is a wet day, that means there is a rain falling, and so the roads are wet. So again, as you can see, the vehicle will skid because of the lower value for the friction coefficient. So what we should do, we should bank a road. And the banking of the road means, as you can see in the visual now, we basically elevate the outer edge of the road with respect to the inner edge of the road, like this. This is known as what, the banking of the road. That is to elevate the outer edge of the road with respect to the inner edge of the road by slight value. This idea is known as
द बैंकिंग ऑफ द रोड, राइट। और इससे होता क्या है, हम एक आर्टिफिशियल फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं. वी क्रिएट एन आर्टिफिशियल फ्रिक्शन बेस्ड अपॉन अ प्रीवियस आर्टिकल. लेट मी हेल्प यू आउट विद दिस प्रीवियस आर्टिकल. कि हमारे पास में देयर वाज अ मैन हु वाज वॉकिंग and he pushes the ground here by an action. He receives a reaction over here. As he receives a reaction, उसके दो components होते हैं. एक component ऊपर लगता है which is supposed to be r cos theta जो कि weight को balance करता है. And there is a second component, ये तीसरी बार मैं article बता रहा हूँ, that is r sin theta which behaves as a friction. Which behaves as a friction. So one of the component. उसके लिए there must be some bending जो कि cyclist भी produce करता है. Right, so there must be some bending. So we are going to focus upon that particular bending over there, and that bending हमने permanent कर दिया. साइक्लिस्ट को खुद bend करना पड़ता है. यहाँ पर जो bending है हमने खुद कर दी है. So I'm going to focus upon that particular idea and going to produce a speed जो कि आपकी स्क्रीन पे अभी आ रही है, rated speed or the balance speed. और ये जो लास्ट आपके विजुअल्स आ रहे हैं अभी स्क्रीन पे, that's showing that even if a truck is there or a small car is there, this idea is independent of the mass, right? So with this, I'm going to now move in to the theory of this idea of the banking of the roads. So what is the banking of the road? As mentioned here, the process of raising the outer edge of the road over the inner edge. So let's say like this, that what we have done, we have raised the outer edge with respect to the inner edge. So एक incline की तरह दिखेगा. If this is supposed to be the road like this, so ये ऐसे दिखेगा आपको. So इस तरीके से आपका section दिखेगा रोड का, that the outer edge, this is the inner edge. Inner edge का मतलब क्या है? There is a curvature on this side, right? The curvature of the road is on this side, right? So that's the side of the curvature. तो उस respect में ये inner edge हो गया. और ये क्या होगा? और that will be the outer edge. So outer edge को हमने क्या करा है? Slightly elevate कर दिया. कितनी height से उसको h लिख लेते हैं? उस h को हम बोलते हैं height of banking. This is sometimes visible. बहुत ही difficult terrain होता है, तो वहां पर ही आपको visible होता है, जैसे Formula 1 रेसिंग्स में ये आपको visible होगा. और कई बार ये काफी कम होता है जो कि naked eye से visible नहीं होता है, right? So h is the height of the banking. So normally आपको कहीं text में लिखा हुआ मिल जाएगा that it is of the order of the few millimeters. ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा. H is the height of banking, and this is B. What is B? So B is easy. That is basically the width of the road. What is it? That's a width of the road over there. That's known as a B. So B को mention कर लेते हैं. That is a width of the road. जो horizontal है ना, horizontal section. तो ऊपर वाला डायग्राम अगर आपको confusing लग रहा है तो इसी पे रखो. That is a width of the road. Width सर्वेइंग से निकाल सकते हैं उसको, रोड की सर्वे से. Width of the road. और ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं ओ थीटा. थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग. तो पैरामीटर्स मैंने डिजाइन कर दिए. इसका कोई कर्वेचर होगा रोड का, उसको हम r लिख लेंगे. r is supposed to be the radius of the curvature. And then we are going to begin with the article. And the beginning with the article is very simple. कि जो रोड है वो हॉरिजॉन्टल कर्व कर रही थी. इट वाज हॉरिजॉन्टल कर्विंग. हमने क्या करा? आउटर एज को एलिवेट कर दिया like this. So as a vehicle now moves on it, so vehicle will seem like, आपको ऐसा लगेगा कि वो एक incline plane के ऊपर है, ऐसा लगेगा. है भी थोड़ा सा incline कर दिया हमने. Incline. अब incline करने से फायदा क्या है कि जो normal reaction है, जो कि एक normal, अगर हम plane को incline नहीं करते, road को elevate नहीं करते, तो normal reaction perpendicular to the surface ऊपर लगती है. लेकिन अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन इस एंगल पे लग रही है. दैट्स व्हाट हैज चेंज्ड. वो तो परपेंडिकुलर ही लगनी है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट. तो सरफेस से आपका कैसे हो गया? इंक्लाइन हो गया. तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल आ गई. एंगल चेक करोगे. इफ दिस इज थीटा, सो बाय ज्योमेट्री यू विल गेट दिस एंगल इज थीटा एंड देन दिस एंगल इज थीटा. तो उससे आपके दो कंपोनेंट जनरेट होते हैं, दैट इज n cos थीटा, and you get a second component that is n sin theta over here. So that's your n sin theta component over here. दो components बन गए, n cos theta, n sin theta, right? So n sin theta कहाँ लग रहा है? Is acting towards the center of the path.
towards the center of the path, and so this component provides the necessary centripetal force. What? The necessary centripetal force. या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके ऊपर जो सूडो लगनी थी या फिर सेंट्रीफ्यूगल लगनी थी, ये उसको बैलेंस कर लेगा, ताकि व्हीकल जो है वो अपने पाथ को, सर्कुलर पाथ को मेंटेन कर पाए। तो ये बिल्कुल सही हो गया कि नॉर्मल जो है उसके दो कंपोनेंट्स बन गए, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो बिल्कुल सेम हो गया जैसे वॉकिंग ऑफ द मैन में था कि एक कंपोनेंट क्या करेगा, उसके वेट को बैलेंस, और दूसरा क्या करेगा, वो फ्रिक्शन सप्लाई करेगा। तो यहां पर जो एक कंपोनेंट है n cos थीटा जो ऊपर लग रहा है, वो तो व्हीकल के वेट को बैलेंस करेगा। सो द इक्वेशन नंबर 1 इज n cos थीटा इज इक्वल टू mg, और जो दूसरा कंपोनेंट है n sin थीटा जो सेंटर की तरफ लग रहा है, या तो आप बोल दो कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, या तो ये लैंग्वेज बोल दो, या ये बोल दो कि वो सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रहा है, आप पे डिपेंड करता है। सो n sin थीटा बिकम्स इक्वल टू व्हाट, m into v square by r। चाहे आप सेंट्रीपिटल बोलो इनर्शियल फ्रेम से, चाहे आप सेंट्रीफ्यूगल बोलो नॉन इनर्शियल फ्रेम से, आपकी मर्जी है। तो ये आपकी दो इक्वेशंस तैयार हो गई हैं, एक हॉरिजॉन्टल से एक वर्टिकल से। अब क्या करें, अब डिवाइड कर लो तो आपको सेफ स्पीड भी मिल जाएगी, एंगल चाहिए होगा एंगल मिल जाएगा। सो ऑन डिवाइडिंग 1 and 2 वी गेट sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्योंकि n तो कैंसल्ड आउट है, इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, क्योंकि m भी कैंसल्ड आउट हो जाएगा, दोनों m एक ही है। सो m गेट्स कैंसल्ड आउट, तो ये रिलेशन बन गया विच इज tan ऑफ थीटा एज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। सो वी हैव वन फॉर्मूला है, दैट इज अ tan थीटा, थीटा क्या है इसके अंदर, एंगल ऑफ बैंकिंग, दैट्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। और tan थीटा एक्चुअली कितना है वो भी देख लो। tan थीटा कंस्ट्रक्शन से है बेसिकली, जिस तरीके से आपने रोड बनाई है उसमें ये साइड h है जिसको हम पहले बता चुके हैं, हाइट ऑफ द बैंकिंग, दिस इज b दैट इज अ विड्थ ऑफ द बैंकिंग। सो tan थीटा फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू h अपॉन b, आपने दिए ना स्लोप। सो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, h अपॉन b, एंड देयरफॉर the first expression for the h is bv square upon r into g, that's the expression for finding the height of the banking। ये एक्सप्रेशन किसका है, दैट इज फॉर द एंगल ऑफ द बैंकिंग, थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, एच क्या है, हाइट ऑफ द बैंकिंग, और क्या बचता है, सेफ स्पीड बताना। सो इसी रिलेशन से वी कैन राइट, वी हैव v स्क्वायर एज इक्वल टू आर जी tan थीटा, सो देयरफॉर v becomes equal to root of r g tan theta as expression of v, that's root r g tan theta, right? That's the safe speed at this particular angle of the banking, right? अब टेक्निकली अगर आप सोचोगे तो जो फॉर्मूला फॉर नो स्किडिंग वाज v इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी। थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर आप सोचते हो तो आपको याद है कि एंगल करा हुआ था इंक्लाइन पे हमने, जिसको हम बोलते थे एंगल ऑफ रिपोज, और वो जो एंगल ऑफ रिपोज होता था उसकी वैल्यू कैसे आती थी, तो एंगल ऑफ रिपोज जो होता था ना, तो उसकी वैल्यू आती थी एज tan ऑफ फाई इक्वल टू म्यू। सो म्यू की जगह अगर आप tan ऑफ फाई डालो तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम तरीके से बिहेव कर रहा है, सेम तरीके से बिहेव कर रहा है। जस्ट अ थिंग टू बी केप्ट इनसाइड योर माइंड रिगार्डिंग द फॉर्मुलेशन। बाकी आइडिया तो एक्सप्लेन है, आइडिया तो सिंपल है, एन का एक कंपोनेंट वेट को बैलेंस कर रहा है, एन का दूसरा कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। सेम आइडिया वाज इन द कोनिकल पेंडुलम कि टेंशन होती थी, उसका एक कंपोनेंट वेट को बैलेंस करता था, तो दूसरा कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता था। कोई ना कोई रियल फोर्स होगी हमेशा। अब ये जो आइडिया है ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक आइडिया है, पार्टली रियलिस्टिक है पार्टली अनरियलिस्टिक है। रियलिस्टिक किस सेंस में है कि भाई देखो हमने बैंकिंग करी, इंजीनियरिंग दिखाई, हमने आउटर एज को एलिवेट करा, उससे एन का एक कंपोनेंट आ गया, पर ये कब यूज कर रहे हो, ये तब यूज कर रहे हैं जब फ्रिक्शन टोटली खत्म हो गई हमारे जीवन में, वो अनरियलिस्टिक है कि फ्रिक्शन टोटली खत्म। भाई हम ऐसा बोल रहे हैं बारिश हो गई, बहुत तेज बारिश हो गई, पूरा पानी भर गया, अब फ्लूइड फ्रिक्शन आ गई ना, टायर और रोड के बीच में पानी आ गया तो फ्लूइड फ्रिक्शन आ गई, तो फ्लूइड फ्रिक्शन आ गई तो इसका मतलब फ्रिक्शन कम हो गई तो गाड़ी स्किड करती। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, जो म्यू होता है वो परफेक्टली जीरो नहीं होता है। तो ये जो आइडिया, ये जो फॉर्मूला हमने निकाल लिया है, ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाली है, ये एज्यूमिंग है, दिस इज एज्यूमिंग दैट द फ्रिक्शन इज कंप्लीटली एब्सेंट, राइट? फ्रिक्शन इज कंप्लीटली एब्सेंट, ये एज्यूम करके है।
राइट। या फिर हम ऐसा बोलेंगे, दो कंडीशन हो सकती है, या फिर हम ऐसा बोलेंगे कि फ्रिक्शन होने के बाद भी लग नहीं रही है। अच्छा वो कब होगा? वो तब होगा जब फ्रिक्शन की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा फ्रिक्शन की जरूरत कब पड़ती है? तब पड़ती है जब स्किडिंग हो। तो हम तो कह रहे हैं हमने स्किडिंग रोक दी, क्योंकि हमने हमने क्या करा है, एन साइन थीटा को एग्जैक्टली सेंट्रीफ्यूगल के बराबर कर दिया। तो स्किडिंग होगी नहीं, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है, ना स्किडिंग इनवर्ड्स होगी ना स्किडिंग आउटवर्ड्स होगी, और जब स्किडिंग होगी नहीं तो फ्रिक्शन की लोड ही नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्रिक्शन हो लेकिन ना लग रही। तो तब इस स्पीड को हम क्या बोलेंगे? दैट इज सपोज टू बी द क्रिटिकल स्पीड, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? दैट इज अ स्किल स्पीड, इज नोन एज अ स्किल स्पीड, या फिर हम इसको बोलते हैं दैट इज अ बैलेंस स्पीड, या फिर हम इसको बोलते हैं रेटेड स्पीड। किस स्पीड से अगर आप गाड़ी चलाओगे इस एंगल पे, किस पे? इस एंगल ऑफ बैंकिंग पे, क्योंकि रोड पे तो बैंकिंग पहले से आपने थोड़ी ना बनानी है, वो तो पहले से है। लेकिन आपने अगर इस स्पीड से गाड़ी चलाई तो क्या होगा? गाड़ी में स्किडिंग नहीं आएगी। तो आपने क्या करा? आपने स्किडिंग को रोक दी है, तो आपने बैलेंस कर दिया है। तो इसको रेटेड स्पीड बोला जाता है। ये आपका स्किल है कि आप स्पीड से गाड़ी चला पा रहे हैं, है ना, तो इसलिए इसको स्किल स्पीड भी बोला जाता है। पर फिर आप इतने स्किल्ड होते हैं नहीं, आप इतने स्किल होते हैं नहीं कि आपको पता हो कि यार इतनी स्पीड से, तो एक ही वैल्यू आएगी ना, एक थीटा वैल्यू पे, एक आर वैल्यू पे, एक जी वैल्यू पे एक ही वैल्यू होगी। ये तो बड़ा मुश्किल है कि आप एक ही वैल्यू से गाड़ी गाड़ी चलाते रहेंगे, तो बहुत इंपॉसिबल टास्क है। तो इसका मतलब आपकी स्पीड हो सकता है इस रेटेड स्पीड से कम हो या इस रेटेड स्पीड से ज्यादा हो, ये दो कंडीशन आ सकती है। तो फिर क्या होगा? स्किडिंग होगी। तो हम कंडीशन लेते हैं, तो ये हमारी रेटेड स्पीड बन गई है। सो व्हाट इज वी रेटेड? लिख लें, वी रेटेड इज सपोज टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर इंटू जी टैन थीटा। ये हमारी रेटेड स्पीड आ गई है। तो अब हम कंडीशन बनाते हैं, एंड व्हाट इज द कंडीशन? दैट इज द स्पीड इज मोर देन वी रेटेड। अगर आपने ज्यादा तेजी से गाड़ी चलाई तो फिर क्या होगा? इफ द स्पीड इज मोर, सो इन दैट कंडीशन द व्हीकल इज गोइंग टू स्किड। एंड वेयर इज द व्हीकल गोइंग टू स्किड? वो देख लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगेगी? बाहर लगेगी। So the centrifugal force is going to act outward, let's say over here. If it acts outward, that's the centrifugal force outward. तो skidding tendency क्या outward है? तो skidding tendency is outwards. कहाँ? बाहर की तरफ, outwards है। तो फ्रिक्शन लगेगी, फिर कहां लगेगी? ओ इट मस्ट एक्ट इनवर्ड्स। पर फ्रिक्शन लगती कैसी है? फ्रिक्शन इज अ टैंजेंशियल फोर्स। क्या है? टैंजेंशियल फोर्स, याद ही है आपको, इट्स अ टैंजेंशियल फोर्स। तो वो कहां लगेगी? अलोंग द टेंजेंट। सो वेयर इज अ टेंजेंट? दिस इज अ टेंजेंट, टेंजेंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, टायर्स के साथ कॉन्टैक्ट पे ये टेंजेंट है। तो फ्रिक्शन कहां लगेगी? इसी लाइन पे लगेगी। तो अगर फ्रिक्शन इसी लाइन पे लगेगी तो कहां लगेगी? इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड, क्योंकि स्किडिंग टेंडेंसी क्या है? आउटवर्ड। सेंट्रीफ्यूगल का एक कंपोनेंट क्या करेगा? इसको आउटवर्ड धक्का मारेगा, एंड देयरफॉर द फ्रिक्शन एज अ फोर्स इज गोइंग टू एक्ट इनवर्ड। और ये क्यों लग रही है वो समझिए। नॉर्मल यहीं लग रही है। नॉर्मल के दो कंपोनेंट है जो कि हमने अभी पीछे बनाए, एक एन कॉस थीटा ऊपर, और उसका दूसरा कंपोनेंट कहां था? टुवर्ड्स द सेंटर। व्हाट इज द कंपोनेंट? दैट इज एन साइन थीटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हो क्या रहा है कि आप ना गाड़ी ज्यादा स्पीड से चला रहे हैं, मोर देन रेटेड, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो गई है। इसका मतलब जो एम वी स्क्वायर बाई आर है उसकी वैल्यू एन साइन थीटा से ज्यादा हो गई है। पहले तो हम दोनों को बराबर कर रहे थे, पर अब सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो गई है। इस वजह से द फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट टैंजेंशियली इनवर्ड्स। सो दैट टैंजेंशियली इनवर्स। फायदा क्या होगा? फायदा क्या है? फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आएगा। कैसे? देखें, ये एंगल थीटा के बराबर है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका ऑल्टरनेट एंगल है। तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट यहां पे कितना आएगा? एफ कॉस थीटा। तो एक एक्स्ट्रा फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर। क्यों? क्योंकि एन साइन थीटा वीक है, क्योंकि एन साइन थीटा जो है वो सूडो फोर्स से कम आ रही है। तो एन साइन थीटा के सपोर्ट में कोई फोर्स चाहिए ताकि वो सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर पाए। सो द फ्रिक्शन एड्स अ कंपोनेंट, फ्रिक्शन के कंपोनेंट आ जाएगा कितना? एफ कॉस थीटा। कहां पे? एन साइन थीटा के सपोर्ट में। और ये दोनों मिलके अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को शायद बैलेंस कर लेंगे।
एंड देयरफॉर नाउ मॉडिफिकेशन क्या होगी, फ्रिक्शन के आने की वजह से मॉडिफिकेशन हो गई कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितनी हो गई है, दैट बिकम्स F cos theta plus N sin theta, and that's equal to the centrifugal force, that is mv square upon r. That's your equation number 1 over here. अब इक्वेशन नंबर 2 वो वर्टिकल से आ जाएगी. वर्टिकल से अगर हम देखें तो n cos थीटा ऊपर है, mg नीचे. एक कंपोनेंट भूल गए, कौन सा, f का दूसरा कंपोनेंट. f cos थीटा अगर इधर लगा है तो f का दूसरा कंपोनेंट वर्टिकली डाउन है, दैट इज f sin थीटा. So vertically force को balance कर लो, so that n cos theta should balance f sin theta and mg, and hence we get the equation as n cos theta minus f sin theta. वैसे अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो it should be n cos theta and equal to f sin theta plus mg, क्योंकि f sin theta और mg नीचे लग रहे हैं. But then I can write this as n cos theta minus of f sin theta as equal to mg. So वही मैं लिख रहा हूं, that is n cos theta minus of f sin theta as equal to mg is the second equation. अगर आप इसमें से फ्रिक्शन गायब कर लो ना, फ्रिक्शन डबल डबल रोल में आ रही है, यहां पर भी इक्वेशन इफेक्ट कर रही है, यहां पर भी इफेक्ट कर रही है, इन दोनों को हटा लो तो आपकी पुरानी इक्वेशन आ जाएगी जिससे आपने रेटेड स्पीड इवैल्यूएट करी थी. अभी रेटेड स्पीड से ज्यादा स्पीड है तो फ्रिक्शन आ गई पिक्चर में, और फ्रिक्शन टेंजेंशियली लगी, उसके दो कंपोनेंट आए तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन भी इफेक्ट हुई और वर्टिकल इक्वेशन भी इफेक्ट हो रही है. और इसका फायदा क्या हो रहा है वो देख लेते हैं. दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2. सो वी गेट n sin थीटा प्लस f cos थीटा. f को कैसे लिखें, f इज इक्वल टू म्यू इनटू n बाय द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. सो f की जगह म्यू इनटू n, सो म्यू इनटू n cos थीटा इस टर्म की जगह, डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस f sin थीटा. f की जगह दोबारा से म्यू इनटू n इनटू sin थीटा, जहां जहां पे f है वहां पे हमने म्यू इनटू n प्लेस कर दिया और दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लिया. दैट्स इक्वल टू m इनटू v स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg. यहां से m कैंसिल हो गया. ये बात हमने विजुअल में भी दिखा दी थी कि जो भी रिजल्ट आएगा उसमें मास का कोई रोल नहीं है. द थ्योरी इज फॉर एनी टाइप ऑफ व्हीकल. सो फर्दर देखो n भी कैंसिल्ड आउट है, and so the equation seems to be sin theta plus mu cos theta divided by cos theta minus of mu sin theta is equal to v square upon rg, and therefore we receive v square as rg into root of root ले लेंगे तो sorry v आ जाएगा, दोबारा लिख देता हूँ. so v will be equal to, पहले v square लिख लेते हैं, that is rg into sin of theta plus mu cos theta divided by cos theta minus mu sin theta. रूट ले लेंगे, so the v will be equal to root of rg into, अब यहाँ पे एक और हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं. कौन सी एडजस्टमेंट, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर लो. सो द फर्स्ट टर्म है sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा आ जाएगी. सेकेंड टर्म जो है उसमें cos थीटा बाय cos थीटा 1 हो जाएगा, divided by cos theta by cos theta 1 minus mu sin theta by cos theta tan theta आ जाएगा. So this becomes the expression for the mu or for the v. Which v? v जो कि अब है मतलब ये कौन सी फ्रिक्शन हमने यूज करी है? We have used the limiting friction. That's the maximum you can support. What is mu over here? Mu L. That's the maximum friction which can help us. किसके बियॉन्ड अगर हमने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो ये जो फ्रिक्शन है ये तो लिमिटिंग है, तो ये तो FL cos थीटा है, इससे ज्यादा तो सपोर्ट हमें मिल ही नहीं सकता. फिर क्या होगा, स्पीड ज्यादा बढ़ाओगे तो mv स्क्वायर बाय r ये और बढ़ जाएगा, तो फिर फ्रिक्शन भी हमें बचा नहीं पाएगी और डेफिनेटली गाड़ी स्किड करेगी क्योंकि थीटा फिक्स है, एंगल ऑफ बैंकिंग फिक्स है. सो इट्स ऑल अबाउट द ड्राइविंग स्पीड. इसका मतलब दिस वैल्यू इज द v मैक्सिमम. दिस इज v मैक्सिमम. इससे ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलेगी, सो इट इज गोइंग टू डेफिनेटली स्किड. इस एक्सप्रेशन में दो प्रीवियस एक्सप्रेशन छुपे हुए हैं. कौन से? केस वन, इफ
म्यू इज इक्वल टू 0, मतलब फ्रिक्शन एब्सेंट है अगर, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा आप देख लो खुद ही। अगर म्यू को 0 कर दोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा म्यू एल। सो क्या रिजल्ट बचेगा, दैट इज रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। ये आपका एक्सक्लूसिव बैंकिंग वाला केस हो जाएगा। और अगर केस नंबर 2 चेक करना है तो केस नंबर 2 का मतलब है कहीं आपने बैंकिंग नहीं करी, अगर थीटा 0 है तो एक्सप्लेन करके देख लो, तो फिर वी मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, देन द वी मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी इंटू थीटा 0 मतलब टैन थीटा 0 प्लस म्यू एल अपॉन 1 माइनस म्यू एल इंटू 0। Hence it becomes root of mu rg as your expression. That's the value for the Vmax. ये दोनों एक्सप्रेशन हमने अलग अलग पहले बना चुके हैं। तो कई बार हम इस आर्टिकल को ये भी बोल सकते हैं दैट इज फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग केस। ये वाला कौन सा केस है, दिस इज एक्सक्लूसिव फ्रिक्शन केस। ये वाला कौन सा केस बना, दैट इज एक्सक्लूसिव बैंकिंग केस। और ये केस क्या बना जिसके अंदर फ्रिक्शन भी है और प्लस बैंकिंग भी है। इन द आइडिया ऑफ द कार डायनामिक्स दो बिहेवियर्स होते हैं, अंडर स्टीयरिंग एंड ओवर स्टीयरिंग। इसका मतलब आप कम स्पीड से भी गाड़ी ना चलाएं और ज्यादा स्पीड से भी गाड़ी ना चलाएं। सी दिस इज अंडर स्टीयरिंग एंड ओवर स्टीयरिंग। जस्ट मैं लंबा वीडियो पर मैं आपको 30 सेकेंड दिखाऊंगा बस। What is understeering and oversteering? These are a very much important behavior for learning the driving. हम learning the driving का मतलब समझते हैं स्टीयरिंग पकड़ना बस, है ना, क्योंकि हम प्लेन रोड्स पर ड्राइविंग सीखते हैं, राइट। सो सी दिस इज नोन एज अंडरस्टीयरिंग। दिस इज अंडरस्टीयरिंग। अंडरस्टीयरिंग में क्या होगा कि आपकी गाड़ी सीधी चली जाएगी और टकरा जाएगी। एंड देन द आइडिया इज फॉर द ओवरस्टीयरिंग। व्हेन यू सी द ओवरस्टीयरिंग ओवर हियर, तो गाड़ी ज्यादा घूम गई और फिर भी गाड़ी टकरा जाएगी। सो देयर आर टू बिहेवियर्स, वन इज अंडरस्टीयरिंग एंड सेकंड इज ओवरस्टीयरिंग, राइट। तो इसका मतलब वो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, जिसको हम रेटेड बोल रहे हैं ना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर बहुत प्रोटोकॉल्स हैं, या जब इंजीनियर बन जाएंगे तब आप इसको देख लेना कि कैसे हम इसको ठीक करते हैं। तब अगर आप ऑटोमेशन इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे तो आप सीख जाएंगे, राइट। मेरा पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना कि दो बिहेवियर होते हैं, एक अंडरस्टीयरिंग एंड ओवरस्टीयरिंग। यहां पर भी हमारा एक दूसरा आर्टिकल है जहां पे हमने गाड़ी रेटेड स्पीड से कम स्पीड से चलाई, फिर क्या होगा अगर रेटेड से कम स्पीड से चलाई। तो अगर आप रेटेड से कम स्पीड से चलाओगे तो सूडो कम आएगी, तो सूडो कम आएगी तो फिर क्या होगा, देखो जो एन साइन थीटा है ना, जो एन साइन थीटा है वो तो बनी हुई है, वो तो उतनी लगी रही है, एन कॉस थीटा भी लगी रहा है, एन साइन थीटा लगी रहा है, पर आपने स्पीड कम कर दी। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रही थी बाहर को, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच वाज एक्टिंग कितनी, दैट एज एम वी स्क्वायर बाई आर, अब वो क्या हो जाएगी, वो कम पड़ जाएगी क्योंकि आप गाड़ी कम स्पीड से चला रहे हो, तो सेंट्रीफ्यूगल कम हो जाएगी। तो एम वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू जो है वो एन साइन थीटा से क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी। तो कम आने से क्या होगा, गाड़ी इनवर्ट स्किड मारेगी। तभी तो हम बोल रहे थे बैलेंस स्पीड के दोनों बराबर होने चाहिए, एम वी स्क्वायर बाई आर एन साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, वैसा तो हो नहीं रहा। तो गाड़ी क्या करेगी, स्किड मारेगी। कहां मारेगी स्किड, अब इनवर्ट्स। सो देयर इज अ टेंडेंसी टू स्किड इनवर्ट्स। अब स्किडिंग तो अलोंग द पाथ ही होगी ना, सो कहां स्किडिंग है, टेंडेंसी इनवर्ट्स। सो फिर क्या होगी, फ्रिक्शन तुरंत आएगी स्किडिंग को बचाने। तो इस बार कहां लगेगी सर, टेंडेंशियल लगेगी, पर कहां, इनवर्ड नहीं, आउटवर्ड लगेगी। So where does a friction act in this scenario now? Is going to act outward. Is going to act outward. तो इसका मतलब the free body diagram I changed now, and as per the free body diagram, now the friction is playing a role where it is acting where it is acting tangentially outwards because tendency sliding is inward. So फिर से friction के components आ जाएंगे, एक इस तरफ f cos थीटा, थीटा ये क्यों है, वो तो अंडरस्टूड है क्योंकि ये एंगल थीटा है ना। एक इस तरफ आ जाएगा और दूसरा वर्टिकल आ जाएगा, दैट इज f sin थीटा। बाकी फोर्सेस एज इट इज है, बाकी फोर्सेस एज इट इज मतलब n sin थीटा इधर लगा हुआ है। अच्छा, सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितनी होगी, सेंटर तो यहां पर है, इस बार सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स है वो कम हो जाएगी, चाहिए थी कम क्योंकि n sin थीटा ज्यादा आ रही थी क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम थी। सो हेंस n sin थीटा
minus F cos theta that must balance the centrifugal force. Net force n sin theta minus F cos theta is equal to what? mv square by r. ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई है. जस्ट अ स्मॉल चेंज ना, यहाँ पे जो बीच में प्लस था उसकी जगह बस माइनस आ गया है, इस प्लस की जगह माइनस आ गया. दैट्स अ चेंज. और वर्टिकली भी वैसे ही चेंज है. एफ साइन थीटा ऊपर है और एन कॉस थीटा ऊपर है और एम जी नीचे है. सो वर्टिकली दोनों फोर्सेस जो ऊपर लग रही हैं वो डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर लेंगे. सो द इक्वेशन शुड बी एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी. यहां पर भी पिछले वाले की तरह एक माइनस का चेंज आ गया. पहले बीच में प्लस था, नहीं पहले बीच में यहाँ पे माइनस था, ये अब वो प्लस हो गया. That's only change. वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो गया. पहले फ्रिक्शन के दोनों कंपोनेंट्स कहां लग रहे थे? नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई पे. और अब फ्रिक्शन के दोनों कंपोनेंट कहां लग रहे हैं? पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई पे. इस वजह से दोनों इक्वेशन में प्लस और माइनस का चेंज आ गया है. दैट्स इट. अब आप इन दोनों को डिवाइड कर लो इन द सेम मैनरिज्म. सो ऑन डिवाइडिंग यू विल गेट v स्क्वायर अपॉन rg एज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, पूरा लिख लें, n साइन थीटा माइनस म्यू n cos थीटा. पता ही है ना आपको f क्या है यहाँ पे? म्यू इंटू एन के बराबर. वैसे ही डिनोमिनेटर वाली टर्म में दैट इज n cos थीटा प्लस ऑफ f की जगह फिर से म्यू इंटू एन. सो म्यू इंटू एन साइन थीटा. फिर से n कैंसल्ड है, cos थीटा से डिवाइड कर लो ऊपर नीचे. सो दैट इज tan थीटा माइनस ऑफ म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा. सो देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू rg इंटू tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा. फिर आप उसका रूट ले लो. सो टेक द रूट ऑफ इट. तो एज यू टेक द रूट ऑफ इट दिस बिकम्स योर एक्सप्रेशन. ये क्या है? ओ दिस इज अ मिनिमम स्पीड नाउ. अब इससे भी कम स्पीड से गाड़ी अगर आपने चलाई, इससे भी कम स्पीड से, तो एफसी इतनी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि जो एफ एल कॉस थीटा है वो भी इसको सपोर्ट करके एन साइन थीटा को बैलेंस नहीं कर पाएगी. और इस वजह से गाड़ी डेफिनेटली इनवर्ट स्किड कर जाएगी. तो हमें क्या करना होता है? हमें दोनों किस्म की स्किडिंग बचानी है. आउटवर्ड स्किडिंग भी बचानी है, इनवर्ट स्किडिंग भी बचानी है. तो सेफ स्पीड की एक लिमिट होती है, एक रेंज होती है. तो वो जो सेफ स्पीड की रेंज है वो लिख लेते हैं. दैट इज अ सेफ स्पीड रेंज. So what is a safe speed range? That is v more than equal to v minimum and less than equal to v maximum. और जब आप इस रिजल्ट को लिखोगे ना तो आपकी आंखें थोड़ी खुलेंगी, आपको लगेगा हाँ सर ये तो बहुत इजी सा रिजल्ट है. दैट इज rg इंटू tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा. और जब सर मैक्सिमम लिख रहे हैं ना तो बस क्या हो रहा है, ऊपर और नीचे साइंस में चेंज आ रहा है. ऊपर सर इट बिकम tan थीटा प्लस म्यू और नीचे हो रहा है सर 1 माइनस म्यू tan थीटा. सो वैसे भी था थोड़ी सी कॉमन सेंस है कि जब न्यूमरेटर में प्लस होगा और डिनोमिनेटर में माइनस होगा तो वैल्यू ज्यादा आएगी, ताकि तो उसको v मैक्सिमम बोलेंगे. और जब न्यूमरेटर में सर माइनस होगा, डिनोमिनेटर में प्लस होगा, सो टेक्निकली वैल्यू कम आएगी. तो इस वजह से ही हम उसको v मिनिमम बोलेंगे. ये आपका आधार होगा फॉर्मूले को अगर आपको रिमेंबर करना है तो. एंड देन देयर वाज अ थर्ड स्पीड, वो हमने पहले कर लिया. दैट वाज रेटेड स्पीड, मतलब जिसके अंदर फ्रिक्शन होने के बावजूद नहीं लगती है, क्योंकि लगने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि एन साइन थीटा सेंट्रीफ्यूगल के बराबर होगी, सब कुछ बैलेंस हो गया, ना इनवर्ट स्किडिंग है ना आउटवर्ड स्किडिंग है, तो भाई फ्रिक्शन क्यों लगे? वैसे लेजी फोर्स है, ताही लगती है जब स्किडिंग हो. तो स्किडिंग आपने रोक ही ली है, आप स्किल ड्राइवर बन गए हैं, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगी. उसी स्पीड को क्या बोलते हैं? रेटेड. सो व्हाट इज अ रेटेड? दैट इज सिंपल आरजी tan थीटा. और मजेदार बात यह है कि ये भी इस रेंज के अंदर आएगी. ये जो स्पीड आएगी ना, मतलब जो ये रेटेड स्पीड है या स्किल स्पीड है, दिस विल बी विद इन दिस रेंज, अपने आप आएगी. तकरीबन सेंटर के आसपास आती है, एग्जैक्टली नहीं, तकरीबन सेंटर के आसपास आ जाती है. दैट्स अ रेटेड स्पीड. सो दैट्स द डायनामिक्स ऑन दिस. इसके अंदर एक आर्टिकल रहता है जिसको हम ओवरटर्निंग ऑफ द व्हीकल बोलते हैं. उसके लिए हमें टॉर्क समझना पड़ता है. द मोमेंट वी एंटर इनटू द रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर, हम उस आर्टिकल को भी समझेंगे. दैट व्हाट इज अ सेफ स्पीड फॉर नो ओवरटर्निंग. या हमें डेलिबरेटली स्टंट्स में अगर व्हीकल को ओवरटर्न करवाना है, पलटी खिलानी है, तो फिर उसके लिए हमें कितनी स्पीड चाहिए होती है, कोई डिफरेंट आइडिया होता है, वो इसके साथ नहीं होता. ये जो आइडिया हमने सीखा है दैट इज फॉर नॉन स्किडिंग बिहेवियर, नॉन स्किडिंग बिहेवियर, राइट.
चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द अम्यूजमेंट पार्क, एक अम्यूजमेंट झूला है, अम्यूजमेंट पार्क का एक झूला है जिसको हम रोटर बोलते हैं। यू फाइंड इट इन द अम्यूजमेंट पार्क्स। क्या है रोटर? रोटर एक सिलेंड्रिकल ड्रम की तरह है। ये सिलेंड्रिकल ड्रम रोटेट करता है, बंदे अंदर है और बंदे साथ में रोटेट करते हैं। अब मजेदार बात क्या है कि क्या होगा कि जो नीचे का जो फ्लोर है ये रिमूव कर दिया जाता है, इस रिमूव्ड, तो बंदे नीचे गिर जाएंगे, पर नहीं गिरते हैं। एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज रोटर। अब ये जादू कैसे होता है? वो बहुत सिंपल है, वो बहुत सिंपल है। द एक्शन इज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब आप इसको किसी एंगुलर स्पीड से रोटेट करोगे ओमेगा से, सो फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर है, सेंट्रल एक्सिस है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी कहां? रेडियली आउटवर्ड। सो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कहां लग रही है? रेडियली आउटवर्ड लग रही है। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से कंप्रेशन आएगी, इट क्रिएट्स अ कंप्रेशन ओवर हियर। बंदा जो है, जो भी यहां पे बंदा है, वो क्या करेगा? जो वॉल्स हैं इस रोटर की, उसके साथ में प्रेस होगा, कंप्रेशन आएगी। कंप्रेशन इज गोइंग टू जनरेट द नॉर्मल रिएक्शन, जैसे हमने वॉल वाली प्रॉब्लम करी हुई है, बिल्कुल सेम। कि अब यहां से इसके ऊपर फोर्स लगाइए तो क्या होगा? जैसे फोर्स लगाएंगे तो वो फिर कंप्रेशन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से इक्विवेलेंट नॉर्मल क्रिएट हो जाती है। सेम आइडिया वॉल वाला जो था, सेम आइडिया यहाँ पे। ब्लॉक की जगह बंदा है, बस क्या फर्क पड़ता है? सो फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगी, कंप्रेशन क्रिएट हुई, नॉर्मल सेंटर पे आ गई। उससे क्या होगा? नॉर्मल जन्म देती है फ्रिक्शन को। अब ये नीचे ढक्कन है नहीं, देयर इज नो ढक्कन नीचे, तो उस वजह से क्या होगा? बंदे की टेंडेंसी होगी नीचे गिरने की, एमजी की वजह से। एमजी विल बी टॉकिंग अबाउट नीचे गिरो, लेकिन अब फ्रिक्शन है। क्यों? अरे सर, क्योंकि कंप्रेशन है, तो उससे नॉर्मल है, नॉर्मल से फ्रिक्शन आती है किधर? इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। क्यों भाई? रीजन बिकॉज द टेंडेंसी वाज टू स्लाइड डाउनवर्ड, क्योंकि नीचे ढक्कन नहीं है, एमजी उसको नीचे गिराता। यहाँ पे एमजी कहाँ लगती है? नीचे, वॉल वाली प्रॉब्लम पे। तो फ्रिक्शन कहाँ लगती है? वर्टिकली अप। क्यों भाई? वो ताकि वो एमजी को रोक पाए, ताकि ब्लॉक स्किड ना करे नीचे की तरफ, टेंडेंसी वाज डाउनवर्ड। सेम आइडिया है। एंड देन यू कैन एंजॉय योर राइड इन दिस डिवाइस। ओ, फेयर के अंदर, अम्यूजमेंट पार्क में, इनसाइड द रोड यू कैन एंजॉय। पर उसके लिए भाई एक ध्यान रखना, जो ऑपरेटर हो उसको बोल देना यार ओमेगा सही रखियो। क्या? ओमेगा सही रखियो। तो क्वेश्चन आता है हमारे को, फाइंड द मिनिमम ओमेगा सच दैट द मैन है, कौन है मैन कैन एंजॉय द रोटर राइड। मिनिमम ओमेगा। अगर कहीं ओमेगा कम हो गई ना, अगर कहीं ओमेगा कम हो गई तो सेंट्रीफ्यूगल कम आ जाएगी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल होती है एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर तो पहले से फिक्स है, तो ओमेगा कम होने से सेंट्रीफ्यूगल कम आएगी, तो कंप्रेशन कम आएगी, तो एन कम आएगी, एन कम आएगी तो फ्रिक्शन कम आएगी, फ्रिक्शन कम आएगी तो गया बंदा नीचे, उसकी कुछ और राइड बन जाएगी, ग्रेविटी राइड। ये वाली तो नहीं बनेगी। सो हेंस वी रिक्वायर ऑप्टिमम ओमेगा या उससे ज्यादा। सो कंडीशन टू एक्सप्लेन इज कि जो फ्रिक्शन होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एमजी। ज्यादा हो तो बढ़िया है ना, कि सेफ्टी हो जाएगी कि बंदा पक्का नहीं करेगा। सो फ्रिक्शन हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg, दैट इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो कैसे लिखते हैं? म्यू इनटू एन, ग्रेटर देन इक्वल टू mg। एन कहां से आएगी? एन इज कमिंग फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूगल। सो एन हियर इज सपोज्ड टू बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इनटू r। सो हेंस दिस बिकम्स म्यू इनटू एन की जगह, एन की जगह कितना? m ओमेगा स्क्वायर इनटू r ग्रेटर देन इक्वल टू mg। m and m कैंसिल, so omega square is greater than equal to g upon mu into r. So therefore omega is greater than equal to root of g upon mu into r. That's your angular speed. Greater than equal to का मतलब या तो भाई इसके बराबर हो या तो इससे ज्यादा हो. So what is omega minimum? That's equal to root of g upon mu into r. तो देखो ऐसा है कि r की वैल्यू तो ज्यादा नहीं चाहिए, म्यू की वैल्यू, व्हाट अबाउट द म्यू वैल्यू? भाई ओमेगा का फॉर्मूला नहीं है ये,
ऐसा नहीं है कि आर सेट करोगे म्यू सेट करोगे तो ओमेगा आएगी, उल्टा है। आप ओमेगा सेट करोगे तो सूडो आएगी, तो नॉर्मल आएगी, तो फ्रिक्शन आएगी, ये है कंडीशन, उल्टा मत सोचना। Right, so that's the minimum omega. इससे ज्यादा होगी omega greater than omega minimum, the man does not slip. It does not slip. लेकिन अगर omega की value less than omega minimum हो गई, so the man will slip down. उसको दूसरी तरीके की राइड नसीब हो जाएगी. So that's the idea, right? Quite a simple idea, easy an idea. तो अब ऐसा होता है कि इस आइडिया में क्या है, the person particle लिख दो, the particle is in state of relative rest with the rotor, with the frame. बंदा नहीं हिल रहा है फ्रेम के रेस्पेक्ट में. हम यहां से देखेंगे तो बंदा हिलता हुआ दिखेगा ग्राउंड फ्रेम से, पर एक्चुअली में वो साथ ही में घूम रहा है. इसका मतलब उसकी खुद की ओमेगा है, और वो ओमेगा किसकी है, दैट इज द सेम एज द रोटर. सेम ओमेगा से वो भी रोटेट कर रहा है, लाइक दिस, राइट? सो इफेक्टिवली ही इज नॉट रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम, लेकिन क्या करिए, जो फ्रेम है वो रोटेट कर रहा है किससे, ओमेगा से. तो उसकी रिलेटिव ओमेगा है कितनी, ओमेगा है ना, क्योंकि वो खुद तो घूम नहीं रहा, खुद की तो ओमेगा है नहीं. तो जो भी उसकी खुद की ओमेगा है वो बेसिकली फ्रेम से अडॉप्टेड है. करेक्ट है. हमने बोला था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब लगती है जब रिलेटिव ओमेगा हो. अब बंदे की नहीं है पर फ्रेम की है. उल्टा हो तो मतलब बंदे की हो फ्रेम की ना हो, तो भाई एक नया कारनामा बन जाएगा. उस नए कारनामे को इस तरीके से देखा जाता है. देखा ही होगा आपने कभी ना कभी, या तो सर्कस में लाइव देखा होगा, या फिर आपने मूवीज में ये गेम्स खेलते हुए देखा होगा. इनफैक्ट ये एक गेम की ही पिक है. व्हाट इज दिस नोन एज सर? वही जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में सुनते हुए तो थोड़ा सही भी लगता है, डेथ वेल. हिंदी में बोले तो मौत का कुआं सर, मौत का कुआं. तो गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी भी चला सकते हैं सर, मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं, साइकिल भी चला सकते हैं. साइकिल को चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, स्पीड कर सकते हैं आजकल तो, बट साइकिल अच्छी आती है आजकल. सो दिस इज अ डेथ वेल. इसमें क्या है, फ्रेम नहीं रोटेट कर रहा है, पर ये तो मूव कर रहा है ना किससे, स्पीड v से, और सेंटर के अबाउट सर्कल में घूम रहा है. तो v क्या होती है, आर ओमेगा. अरे उससे ओमेगा आ जाएगी एज इक्वल टू v बाय आर. रेडियस है, स्पीड है, ओमेगा अपने आप जनरेट हो जाएगी अबाउट द सेंटर. सो देयर विल बी अ रिलेटिव ओमेगा. इस बार फ्रेम की नहीं है, इस बार किसकी है, इस बार खुद के मोशन से जनरेटेड ओमेगा है. हमें तो रिलेटिव ओमेगा चाहिए थी. फिर से इस पर सेंट्रीफ्यूगल लग जाएगी. कहां लग जाएगी, बाहर को लग जाएगी. So there will be the centrifugal force acting on him outward, बाहर को लग जाएगी. That will be the direction of the centrifugal force on him. उससे क्या होगा, वो कंप्रेस हो जाएगा, रोड के अगेंस्ट दब जाएगा, तो उसकी वजह से नॉर्मल आ जाएगी. नॉर्मल कहाँ आ जाएगी, टुवर्ड्स द सेंटर. तो मजे से वो अपने सर्कुलर पाथ को मेंटेन कर सकता है, क्योंकि एक रियल फोर्स जनरेट होगी वाया एन इमेजिनरी फोर्स. आपने गाड़ी चलाई v स्पीड से, उससे ओमेगा जनरेट हुई, उससे क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हुई, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होने से कंप्रेशन डेवलप हुई. पूरा बॉडी अपने मोटरसाइकिल समेत पूरी बॉडी उसकी कंप्रेस होगी, दबेगी अगेंस्ट द वॉल. उससे नॉर्मल फोर्स क्रिएट होगी. नॉर्मल फोर्स रियल फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ लग रही है, और सेंटर की तरफ लग रही है तो वो नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगी, जिससे वो इस लूप को कवर कर सकता है, और आपको देखने में बहुत बढ़िया लगेगा. That's what is a death well. In this, there is a relative omega, but that is entirely because of the particle motion, not because of the frame motion. इसमें frame rest पर है. The frame is at rest. The frame is not moving. Right? इसमें particle move कर रहा है. तो एक location पे दिखा दिया है. This motorcyclist is at a certain location right now. Move कर रहा है. That's an idea. और clear diagram ये होगा उस इंस्टेंट पे. चाहे कार का देख लो, चाहे मोटरसाइकिल का देख लो, चाहे स्कूटी का देख लो, एक्टिवा का देख लो. सो व्हाट इज अ डायग्राम? डायग्राम तो सिंपल है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां लग रही है, ऐसे इस प्रकार लग रही थी बाहर, अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. नॉर्मल डेवलप हो गई, कहां लग गई, इस तरफ लग गई. कहां पे, टुवर्ड्स द सेंटर.
टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस, और mg नीचे लग रही है, फ्रिक्शन ऊपर लग गई, ताकि वो उसको नीचे गिरने से रोक पाए और वो सर्कल को नेगोशिएट कर पाए. डोंट फॉरगेट दिस इज स्टिल अ हॉरिजॉन्टल सर्कल. कहीं उम्मीद ना जगा लेना कि ये वर्टिकल सर्कल है. ये अभी भी जो सर्कल है उस समय पे वो क्या है, हॉरिजॉन्टल. इज स्टिल अ हॉरिजॉन्टल सर्कल. वो इंस्टेंटली जहां पर भी होगा हॉरिजॉन्टल सर्कल ही बनाएगा. तो सोखा हो गया आर्टिकल पर, यहाँ से तो कुछ बचा ही नहीं. अब क्या हो गया, वो देखो सर, फ्रिक्शन हो गई mg के बराबर वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली जो n है सर, दैट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लिखे सर, mv स्क्वायर बाय r लिखते, क्योंकि सर एक्चुअली में ओमेगा थी नहीं. एक्चुअली में फ्रेम तो रेस्ट पे था, एक्चुअली में ओमेगा नहीं थी, एक्चुअली में v था, जिसकी वजह से ओमेगा डेवलप हुई थी. So the question over here is not going to ask you omega, क्योंकि ओमेगा ही नहीं एक्चुअली में, वो तो हमने फिक्टिशियसली डेवलप कर दिया है. तो फ्रिक्शन कैसे लिखें सर, म्यू इनटू एन एंड दैट्स इक्वल टू mg, और n कैसे लिखेंगे, n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. अब फ्रिक्शन टेक्निकली ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो स्लिप कर जाएगा. सो म्यू एन शुड बी टेक्निकली ग्रेटर, सो म्यू इनटू mv स्क्वायर बाय r is greater than equal to mg. m हो गया कैंसिल, so v square is greater than equal to r into g upon mu, so therefore v is greater than equal to r into g upon mu under root. अब greater than equal to का मतलब आपको समझ में आ जाता है. क्या v minimum अगर लिखेंगे तो v minimum कितना होना चाहिए, root of rg upon mu should be the minimum value. मिनिमम ज्यादा होगी तो बढ़िया है, तो तभी वो तेज तेज चलाते हैं, ऐसे नहीं चलाते, देखने में बोरी लगेगा और बंदा भी गया. तो तेजी से चलाना पड़ेगा. तेजी से चलाने से क्या होगा, v ज्यादा आएगी तो ओमेगा ज्यादा आएगी तो सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा आएगी, सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा आएगी तो कंप्रेशन ज्यादा आएगी तो नॉर्मल ज्यादा आएगी तो फ्रिक्शन ज्यादा आएगी तो बंदा नीचे नहीं गिरेगा, तो स्किडिंग नहीं होगी, क्योंकि फ्रिक्शन हेट स्किडिंग, रोक लेगी उसको. फिर वो आराम से हॉरिजॉन्टल सर्कल को नेगोशिएट कर सकता है, चाहे मोटरसाइकिल चाहे गाड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज द रिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास. सो द आइडिया कैन बी जनरेटेड इवन फॉर योर साइकिल ऑल्सो. करेक्ट है जी, मजेदार आर्टिकल्स हैं. देखो ये क्या है, ये वाला आर्टिकल क्या है, ये सर क्या है, ये सर जो झूला है. अरे झूला तो होगा, पर हमारे लिए क्या, कोनिकल पेंडुलम. हमारे लिए क्या है, कोनिकल पेंडुलम सेम है, प्रैक्टिकल दिखता है, देखना चाहो तो, नहीं तो आर्टिकल की तरह खा जाओ अपने दिमाग में. अब एक जगह पे ये बंदा बॉल बना लो, इसकी बॉल बना लो, और ये टेंशन आ गई यहाँ पे, एंगल बन गया वर्टिकल के साथ में, बना कि नहीं बना, और कल की तरह बोरिंग तरीके से देख लो तो बात अलग है. अभी एक्साइटिंग तरीके से देख लो, फील कर लो कि मैं झूला झूल रहा हूँ, तो टी कॉस थीटा mg को बैलेंस कर लेगा, आपके वेट को बच गए आप, और साथ में झूला झूलने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को लग गई, और उसको बचाने के लिए तो जाते आप उड़ के, तो सर टी साइन थीटा लेफ्ट को लग गई, और ये फिर आपका कोनिकल पेंडुलम की तरह शेप आ रहा, दिख नहीं रहा कोनिकल पेंडुलम की तरह, बिल्कुल दिख रहा है सर. आइडिया से सारे आप अम्यूजमेंट पार्क चले रहो, मजेदार सर्कुलर मोशन सब जगह दिख जाएगा, सब जगह सर्कल ही सर्कल दिखेंगे इधर उधर, है ना. चले रहो कि एक दिन घूमने चले जाओ. ये क्या है, ये भी वही फेरिस व्हील की तरह, फेरिस व्हील. अब देखो खत्म करेंगे इसके बाद आर्टिकल आज का ना. देखो फेरिस व्हील क्या है, रेस्ट पर है, ये फेरिस व्हील रेस्ट पर है. क्या होगा फिर, बैठे रहो, मुझे कुछ हो नहीं रहा जीवन में, आपके चेयर पे बैठे हुए हैं, बोरिंग है, कब चलेगा, बैठा हुआ है बंदा आराम से चेयर पे. फेरिस व्हील में चेयर होगी ना, लटके थोड़ी जाओगे. तो क्या हो रहा है, वेट लग रहा है नीचे, नॉर्मल लग रही होगी, कहाँ ऊपर, नॉर्मल लग गई ऊपर, ये लग गई ऊपर, और नॉर्मल वेट को बैलेंस कर रही है, खत्म कहानी. वेले बैठे, कुछ काम धाम नहीं है. फिर क्या हुआ, फेरिस व्हील चलने लगी, ओमेगा जनरेट हो गई, और फेरिस व्हील चलने लगी, फिर ये चेयर आपकी टिल्ट हो जाएगी. ये दिख रही है आपकी, ये टिल्टेड चेयर है, ये टिल्टेड चेयर है. पहले चेयर कैसी है, देख लो पहले चेयर देख लो कैसी. पहले चेयर सीधी अपराइट है, देखो ये अपराइट, दिस इज एन अपराइट चेयर, सेम चेयर है, पर अब टिल्ट हो गई, फ्लेक्सिबल है चेयर, टिल्ट हो गई. टिल्ट क्यों हो गई भाई, बेटा ऐसा है, दो नॉर्मल आ गई, मतलब देखो ऐसे होगी, ऐसे हो गया बंदा, है ना, ऐसे,
खाता पीता बना देते हैं दोनों। ऐसे हो गया। अब क्या होगा, नॉर्मल आ गई। नॉर्मल कैसे आ रही है, कॉन्टैक्ट से आ रही है। सो कॉन्टैक्ट से आ रही है मतलब कहीं यहां लग रही है ऐसे। उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा, लाइक दिस, टू कंपोनेंट्स। देयर आर टू कंपोनेंट्स एक्टिंग लाइक दिस। एक कंपोनेंट क्या करेगा, अरे सर एक कंपोनेंट वही करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, N1 लिख लो। दूसरा कंपोनेंट सर वेट को बैलेंस करेगा। अच्छा, अगर आप एक्चुअली ऐसा ही होता है, एक्चुअली एग्जैक्टली यही होगा कि वो टिल्ट होगी, नॉर्मल एंगल पर आएगी, नॉर्मल एंगल पर आएंगे, दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। जैसे भाई कोनिकल पेंडुलम में हुआ कि टेंशन के दो कंपोनेंट्स आ गए। यहाँ पे ये देख रहे हो डायग्राम ये वाला, ये देखो, ये ऐसे नहीं रहता है, चेंज होता रहता है, कीप्स ऑन टिल्टिंग। सो एंगल ऑफ टिल्ट आएगा, उस एंगल ऑफ टिल्ट की वजह से कंपोनेंट आ जाएंगे। और होगा क्या, होगा कैसा देखो, N2 क्या करेगा, वेट को बैलेंस, और N1 क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस। सो दैट इज गोइंग टू बैलेंस सेंट्रीफ्यूगल। सो सर N1 हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और N2 हो जाएगा mg के बराबर, और रिजल्टेंट सर का यहां से पास करेगा n। So what will be n equal to under root of N1 square plus N2 square. What is n? Resultant contact force. That's a question of your Ferris wheel. That's a resultant contact force कितनी आएगी, N1 की वैल्यू डालो, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल प्लस mg स्क्वायर। अब सेंट्रीपिटल की वैल्यू डाल दो, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r होल स्क्वायर एंड प्लस mg होल स्क्वायर। उसमें m बाहर आ जाएगा, यू गेट रूट ऑफ ओमेगा 4r स्क्वायर प्लस g स्क्वायर एज योर वैल्यू फॉर द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। और एंगल चाहिए, एंगल भी मिल जाएगा। किसके साथ चाहिए वो देख लो, वर्टिकल के साथ चाहिए तो फिर उस तरीके से, हॉरिजॉन्टल के साथ चाहिए तो उस तरीके से। वर्टिकल के साथ देखोगे तो tan ऑफ थीटा मिल जाएगा एज, ये वाला कंपोनेंट आपका N1 है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल N2 है, सो N1 अपॉन N2 से आ जाएगा। ये एंगल पर आपको वर्टिकल के साथ होगा, और N1 की जगह सेंटीपिटल फोर्स अपॉन mg आ जाएगी। सेंटीपिटल फोर्स आपकी m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन mg, m कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g, दैट विल बी द रिजल्टेंट एंगल विद द वर्टिकल, जिससे वो चेयर टिल्ट हो जाएगी। सही है कि नहीं है। फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे कि एन साइन थीटा इधर हो गया, एन कॉस थीटा ऊपर हो गया, सेम मैच कर जाएगा प्रीवियस आर्टिकल से। जैसे टी कॉस थीटा टी साइन थीटा सेम मैच कर जाएगा, है ना। ब्यूटीफुल आर्टिकल, ब्यूटीफुल आर्टिकल। फेयर में चले जाओ, घूमने फिरने सारी चीजें पता चल जाएंगी। नहीं, ये देखो, बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल लास्ट, डाई हार्ड लास्ट, खत्म बिल्कुल। ये देखो, ये क्या है, रोप वे है ना, रोप वे। अब देखो क्या है इस रोप वे में, रोप में बंदा बिठा दो, यहाँ पे बंदा बिठा दो, यहाँ पे बैठ गया, बैठ गया तो एमजी लगेगी उसके नीचे। गिरा क्यों नहीं, सर गिरा इसलिए नहीं क्योंकि जब बंदा यहाँ बैठा था तो उसकी एमजी जो नीचे लग रही थी, तो सर नॉर्मल भी तो लग रही होगी ना ऊपर कॉन्टैक्ट से। हाँ जी, हाँ जी, चेयर से नॉर्मल आ रही होगी, ऐसे लग रही होगी, नहीं ऐसे। अच्छा, वो चेयर को किसने टांगा होगा, तो पूरा डायग्राम बना दूं। ये देखो, ये चेयर, चेयर के अंदर ये बंदा यहाँ बैठा हुआ, तो उसका अपना एमजी नीचे लगी, लगी कि नहीं लगी, बिल्कुल लगी सर, एमजी नीचे लगी, उसकी नॉर्मल ऊपर आ गई है, और इस पे ये टेंशन है, जो धागा जो ऊपर कनेक्टेड है, ऊपर जो हुक है जिसने इस पूरी चेयर को टांगा हुआ है, वो बैलेंस करके बैठा है ना। तो वो टी किसके बराबर होगा, दोनों का वेट झेला होगा उसने। टी विल बी इक्वल टू कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी, जो चेयर का वेट है और जो मैन का वेट है। ये तो कराई हमने क्रेट प्रॉब्लम। पर ये आगे कैसे जा रही है रोप वे, आगे कैसे जा रही है, सो आगे इसलिए जा रही है क्योंकि इस डायरेक्शन में भी तो फोर्स होगी, वो भी तो फोर्स होगी, और वो जो फोर्स होगी उसको वो आगे लेके जा रही होगी, सम अदर फोर्स। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो लास्ट, जैसे ये चेयर है, देखना ध्यान से, इस कॉन्टैक्ट से भी तो एक नॉर्मल आ सकती है, और एक जो नीचे वाला कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे दो कॉन्टैक्ट है ना, कॉन्टैक्ट नंबर 1, कॉन्टैक्ट नंबर 2। से कॉन्टैक्ट नंबर 1 से नॉर्मल है, उसको N1 लिख लो, और एक कॉन्टैक्ट नंबर 2 से नॉर्मल है जिसको N2 लिख लो। फिर एक्सप्लेन हो जाएगा कि N1 क्या करेगी, उसको आगे लेके जा सकती है, और N2 साथ में वेट को बैलेंस कर सकती है, तो उसका मोशन आगे भी हो सकता है और साथ साथ में बैलेंस भी हो सकता है। जैसे रोड पे गाड़ी चला रहे हो कि नॉर्मल वेट को बैलेंस कर गई और एक कंपोनेंट उसको आगे ले गया, या कोई और फोर्स उसको आगे ले गई, फ्रिक्शन आगे ले गई।
So every amusement park question can be explained by others, right? So आर्टिकल में आज का क्लोजिंग करूंगा यहाँ पे. काफी इंटरेस्टिंग बातें करी हमने. सेफ स्पीड की बातें करी, सेफ स्पीड फॉर नो स्किडिंग की बात करी, on a bank road, on an unbanked road, and then banking plus friction. ओवरस्टीयरिंग केस करा, उसमें अंडरस्टीयरिंग केस करा, मतलब कि फ्रिक्शन किस तरीके से या तो टेंजेंशियली इनवर्ड लग रही थी या आउटवर्ड लग रही थी. उससे हमने सेफ स्पीड की एक रेंज बनाई वी मैक्सिमम और वी मिनिमम के बीच में. ना ज्यादा धीरे गाड़ी चलानी चाहिए, ना ज्यादा तेजी से चलानी चाहिए. हाँ, अगर आपको अपने टायर्स की लाइफ स्पैन बढ़ाना है, टायर्स आपने खरीदे, मेरे महंगे टायर्स आते हैं, आपने टायर्स खरीदे और उनकी लाइफ आपको बढ़ानी है, तो बहुत आपको कॉशियस होना पड़ेगा रोड कंडीशंस के हिसाब से, और आपको अपनी गाड़ी को रेटेड स्पीड से चलाना पड़ेगा. अगर आप अपनी गाड़ी को रेटेड स्पीड से चलाएंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन होने के बावजूद नहीं लगेगी. एंड फ्रिक्शन क्या करती है, वियर एंड टियर करती है, तो टायर खराब हो जाते हैं. तो कई बार अगर आप रेटेड स्पीड से चलाएंगे तो फिर आपकी गाड़ी के टायर जल्दी खराब नहीं होंगे. और अगर रेटेड स्पीड से नहीं चलाते हैं तो इसका मतलब गाड़ी में स्किडिंग आएगी. स्किडिंग को बचाने के लिए फ्रिक्शन आएगी, और फ्रिक्शन बचा तो लेगी आपको, उस दिन बचा तो ले गई आपको ना इनवर्ट स्किड करने दिया, ना आउटवर्ड स्किड करने दिया, लेकिन आपकी गाड़ी के टायर का लाइफ स्पैन तो खराब होगा, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट्स होंगे. जब फ्रिक्शन लगेगी, वियर एंड टियर होगा, तो लाइफ स्पैन विल स्टार्ट ओवर. और पता कैसे चलता है, टायर घिसने शुरू हो जाते हैं. तो उनकी जो ग्रूविंग से, याद होंगी ग्रूविंग, जिसको मैंने बताया था कि मिनिमम ट्रेड 8 mm का होता है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, राइट. तो बैंकिंग करी जाती है, बैंकिंग आर्टिफिशियल फ्रिक्शन क्रिएट करती है, एन साइन थीटा कंपोनेंट आ जाता है एक्स्ट्रा, जो कि सेंटर की तरफ लगता है, जो कि एडवर्स कंडीशन में, जब बारिश हो रही हो, वेट फ्रिक्शन हो, तो भी वो कंपोनेंट हमें नेगोशिएट करने में हेल्प करता है हॉरिजॉन्टल कर्व को, राइट. सो बाकी तो हमने एक आर्टिकल्स और देखे, फेरिस व्हील कंडीशन, रोड टेर कंडीशन, डेथ वेल कंडीशंस, राइट. सो अब नेक्स्ट आर्टिकल में जो बचे कुछ आर्टिकल्स हैं, और साथ में we will enter into the next unit also. The next unit also means a work energy power. मैंने प्रॉमिस इन करा हुआ था कि सर्कुलर मोशन ना 4 चैप्टर के स्पैन्स में आता है. काइनेमैटिक्स में कर लिया हमने, देन डायनामिक्स में कर लिया हमने. दिस मेक्स अस एंट्री इनटू द वर्क एनर्जी पावर आल्सो. कैसे? क्योंकि वर्टिकल सर्कल में एनर्जी चेंजेस भी आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस आते हैं, जैसे बॉल को ऊपर थ्रो करो, तो वर्टिकल सर्कल में वो चेंजेस आते हैं. सो विद दैट आर्टिकल वी विल एंटर इनटू द नेक्स्ट यूनिट आल्सो ऑफ द वर्क एनर्जी साइमल्टेनियसली, राइट. सो आज के लिए वॉक ओवर करते हैं. बाय एवरीवन, होप यू मीट वेरी सून. बाय बाय एवरीवन.